पहले सवाल में या दूसरे पार्ट में तो उसने दिया 156 और हमसे कहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त। कुल मिला के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अभाज्य गुणनखंड आप बचपन से जानते हो कैसे होते हैं। 2 से काटना शुरू करो। 2 7 the 40, 2 8 the 16, 2 3 the 6, 2 9 the 18, 3 1 the 3 3 the 9। तो 156 इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक, अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, वो कहता है कि आप ट्री बनाइए, फैक्टर ट्री। क्या कहता है? फैक्टर ट्री बनाइए। कैसे बनाएंगे फैक्टर ट्री? 156 ये जब हमने फैक्टर किए तो 2 और 7, ये जो स्टेप है 156, इसको 2 into 78 लिख सकते हैं। फिर अगली बार 2 से डिवाइड किया 78 तो इस 78 के फैक्टर कितने आए? 2 और 39। अगली बार फिर हमने 39 के फैक्टर किए, कितने आए? 38। ये कहलाता है फैक्टर ट्री। ठीक है, और भी इसके नाम इसमें कई सारे होते हैं अलग अलग। बहरहाल ये फैक्टर ट्री इस तरह से। इसमें एग्जाम में सवाल भी आते हैं। कैसे आते हैं? मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, हमने एग्जाम्पल एक ही 56 ले, ठीक है। अब अगर मैं इसके फैक्टर करूँगा, फैक्टर ट्री निकालूँ तो कुछ इस तरह से आएगा। वो आएगा यहाँ पर जी सर 2 to the 4, 2 8 the 16, फिर 28 का करेंगे 10 नंबर, 14, फिर 14 का करेंगे 2 से आएगा। यहाँ पर कभी कभी ऐसा होगा, वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ लिख दिया उसने एक्स, यहाँ लिख दिया उसने वाई, और यहाँ लिख दिया। इस तरह से इस फैक्टर जो हमने बचपन में पढ़े, तो हाई स्कूल में हम क्या कर रहे हैं? हाई स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं इसको? ठीक है, तो इस तरह से जो हम साधारण तरीके से हम फैक्टर करते थे उसका हम ट्री बना सकते हैं। वो ट्री यहीं से बन रहा है। 56 के फैक्टर आकर 2 और 70 है, तो 78 को मैं 2 से किया तो इसके फैक्टर आकर 2 और 39, 39 को हम 3 से इसके फैक्टर आकर 3 और 30। ठीक है, अब एग्जाम में इसका उल्टा भी कर सकता है। वो उसने इस तरह से कह दिया भाई एक्स वाई सब लिख के वैल्यू निकालो। अब आपको मालूम है अगर फैक्टर ट्री है तो 7 और 2 की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 40 या 40 आ जाएगा। 14 2 टाइम कितना होगा? 28। ठीक, ये z यहाँ पे फिर मुझे मालूम है z के 2 फैक्टर हो रहे हैं, तो 28 into 2 कितना आना चाहिए? 6। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको जो अलग अलग किताबें आप अगर स्टडी करते हो, इंटरनेट वगैरह से क्वेश्चन निकालते हो, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालते हो, 1 मार्क 2 मार्क के निकालते हो, इस तरह के निकलते हैं। एनसीईआरटी आपको एक आइडिया दे रही है कि किस तरह से आपको सवाल को हल करना है। सवाल कैसा आएगा ये आप नहीं कह सकते, सवाल तो आएगा इसी कंसेप्ट पर, ठीक है, लेकिन इस तरह से नई नई चीज़ें बन सकती। तो इसके बाकी पार्ट आप करेंगे, फिर इसके सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। उसके बाद जांच भी कीजिए, जो हमने कल एक नियम लिखवाया था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ होगा। कितने बच्चों के पास किताबें नहीं हैं? हाथ उठा दें। लगभग 90% किताब का बेटा इंतजाम। एक किताब हमसे ले लेना कोई बच्चा, हमारे पास एक एक्स्ट्रा रखी, बाकी देख रहे हैं। ये कह रहे हैं एचसीएफ तथा एलसीएम क्या है? पहली बात लाइब्रेरी से ले लो, अगर वहाँ पर 2-4 किताबें अवेलेबल है तो एक ही गाँव के बच्चे एक किताब ले लो, 4-5 बच्चे मिलकर लाइब्रेरी शुरू करो। तथा जांच कीजिए कि ये संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। जल्दी जल्दी छोटे छोटा लिखो, हम मुद्दे पाए।
3 पार्ट है इसके। तो हम पहले इसका ले रहे हैं दूसरा 510 और 9, क्योंकि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ रखी है, तो हम इसके फैक्टर करके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। क्या है सही का 510 के फैक्टर करो 2 to the 4 2 5 10 अब 2 से तो कटेगा, 3 से देखो 5 10 to 12 3 से कट रहा है, 3 8 24 3 5 23 फिर 8 5 30 अब नहीं कटेगा ना, पहले काटोगे 5 फिर हम चलते हैं पहले 2 से फिर 3 से फिर 5 से फिर 7 से, जो आपके अभाज्य संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम है वहीं से काटते हुए चलते हैं। तो 5 1 5 तो 590 92 का करो 2 4 8 2 6 12 2 2 4 2 3 6 और 590 फैक्टर लिखो 2 into 3 into 70 अब 92 का फैक्टर लिखो 2 to the power 2 into अब हमें निकालना है इन दोनों का लिखने का तरीका होता है एचसीएफ लिखो ब्रैकेट में नंबर लिखो, ब्रैकेट में नंबर को कॉमा लगा के लिखने का मतलब है कि इन दो नंबर्स का एचसीएफ कितना आएगा। क्या रूल बताया था कल एचसीएफ का, सबसे जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, मिनिमम पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर इन द नंबर्स, और फैक्टर्स भी प्राइम, मिनिमम पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो सबसे पहले तो उभयनिष्ठ यानी कॉमन देखना है, कौन है कॉमन, दो, बाकी तो देख लेंगे। एचसीएफ तो सबसे बढ़िया होता है, तो कितना, अब इसमें एक घात एक है इसकी और यहाँ घात 2 की घात 1 आएगा या 2 आएगा, 2 की घात 1 आएगा, 2 to the power 1 आएगा, क्योंकि हमने छोटी वाली घात ली। बात समझ आ गई सभी को। एचसीएफ में फैक्टर करते हैं, फैक्टर करके कॉमन देखते हैं, और कॉमन में भी जो छोटी घात है स्मॉलर पावर है, यहाँ 2 है पावर यहाँ 1 है तो 1 वाली है आपका एचसीएफ कॉमन। अब निकालेंगे एलसीएम इसका 510 और 90। एलसीएम कैसे निकलता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात होता है एलसीएम, और अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, अभाज्य गुणनखंड की उसमें उभयनिष्ठ नहीं होता, आप खाली अभाज्य गुणनखंड देखिए और उनकी बड़ी वाली घातें उठा दीजिए और सारे अभाज्य गुणनखंड आपके पास आ जाने चाहिए। समझ आया। तो हम देख रहे हैं 2 2 कितनी होगी पावर 2, फिर 3 ओनली 1 पावर है, 5 1 पावर है, 17 1 पावर है और 23 1। अब इनके कर लीजिए आपस में गुणा, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, फटाफट अभी आप करेंगे। 4690 कितना आ रहा है, 4690 4690 90 सर 90 90। बहुत तेजी से गुणा कर दिया। अब हमें रूल निकालना है, ये रूल संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहले हम निकालेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम। इससे परेशानी तो नहीं है कि यहाँ ब्रैकेट लगाया और यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगाया है, ब्रैकेट लगा के हमें पता लग रहा है कि इन दोनों संख्याओं का ही एचसीएफ हम निकालते हैं। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ को और एलसीएम को हम कर लेंगे गुणा। 2 into 4 6 9 कितना आ गया 0 9 सर, 2 ये गलत है 400 क्या बेटा, ये गलत है। कौन सा 13,460 है। गुणा गलत आई है, हाँ कोई बात नहीं। 13 कितनी आई गुणा इसकी 260। ठीक, ये आई है गुणा, बाकी किसी ने चेक नहीं करी गुणा। चलिए एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम 13,200 करिए मल्टीप्लाई 0 6 to the 12 2 to the 4 1 5 3 to the 6 2 1।
26,520 ये आ गया HCF और LCM का। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है संख्याओं का गुणनफल और निकाल। क्या निकालते हैं? कौन सी संख्या है जिनका HCF और LCM निकालना है? तो हमने देखा संख्याओं का गुणनफल आ रहा है 510 मल्टीप्लाई 92, दोनों की कर लीजिए 92 को 510, तो 92 की गुणा 51 से कर लेते हैं 2 9 5 2 10 9 5 45 146 2 9 6 4 6 9 जरूर हो जाए 5 to the 10 और 9 5 45 और 146 2 9 4 6 4 6 9 2 और एक ये कैसे गड़बड़ होगा? यहाँ कितना लिखा है? उससे गड़बड़ पड़ता है, जीरो बढ़ जाएगा। एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारी ये गुणा गलत है। जी सर। यार सारी गुणा गलत होती है, आज पहली बार हमने देखा मैंने गुणा गलत होती है तो गई जरा गुणा खुद ही निकालनी पड़ेगी। 23 की मल्टीप्लाई 17 से करें 15 7 34 30 एंटी बना गया। इनकी गुणा कितने आ गई? 5 24 या 60 60 23 4 अब HCF गुणा LCM करेंगे तो HCF में 2 गुणा 23,460 ये आपके पास आ जाएगा 0 6 12 4 to the 8 of 9 3 to the 6 2 to the 4। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशु। कैसे तुम्हारी गुणा गलत हो गई? सर 2 की पावर 2 इसमें ध्यान नहीं दिया। उस पर ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात। 2 की पावर 2 का मतलब 4 होगा। ठीक है, आप गुणा करना थोड़ी प्रैक्टिस में लेके आइए और गुणा परफेक्शन में होनी चाहिए। हम कितना गणित जानते हैं इससे मतलब कि हमारे कितने नंबर आते हैं ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब हम पेपर देने जाते हैं, जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो कितना गणित जानते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नंबर लाना गणित जानना दोनों अलग चीज़ है। नंबर लाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, गुणा ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो आप उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो हमने देखा कि संख्याओं का गुणनफल बराबर आ गया किसके? HCF गुणा LCM। क्योंकि देखो HCF गुणा LCM कितना है? 46,120 और संख्याओं का गुणनफल कितना है? वो भी 3 है। इसका मतलब अगर हम दो संख्याओं का HCF और LCM निकालते हैं तो HCF की गुणा LCM से करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होगी जो उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने से प्राप्त होगी है। यानी कि हमारे पास यहाँ से एक फॉर्मूला भी बन सकता है कि LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल अपॉन तो अगर मैं ये वाला सूत्र का प्रयोग इस सवाल में करूं तो HCF तो निकाल दिया मैंने, निकाल दिया ना। अब मैं ये वाला अगर सूत्र लगाऊंगा तो संख्याओं का गुणनफल बटे अपॉन HCF और डायरेक्ट मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये मुझे दिमागी माता बच्ची नहीं करनी पड़ेगी और ना ही इस तरह से समझ आ रहे। इसलिए आपके एक्सरसाइज में 5-6 सवाल हैं कि आप सवालों से ज़्यादा कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया? आप इस तरह से भी LCM निकाल सकते हो। पहले HCF निकाल लो, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लो, डायरेक्ट LCM निकालें। ठीक है, यहाँ हमने अंगणित के आधारभूत प्रमेय से जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए हैं उनके यूनिकनेस प्रॉपर्टी से हमने इनका LCM निकाला है, जो हमने रूल बनाया था। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात HCF और अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात। ठीक है, वहाँ पिछले वाले में एक शब्द कहना भूल गए
उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी। एचसीएफ में कॉमन वाली आती है और एलसीएम में सारी आ जाती है। जितने भी अभाज्य गुणनखंड दिख रहे हैं उनकी सबसे बड़ी घात उठा के लिखते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए दो बातें, इसके दो पार्ट और हैं वो आप खुद करेंगे। तीसरा हम करा चुके, चौथा शायद हमने कल करा दिया, फोर्थ, अरे फोर्थ कराया था करा क्या? दिया। ठीक, फिफ्थ करा दिया, सिक्स करा दिया, 7 सारे क्वेश्चन करवा लिया आपने। आगे से नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ आपको करने होंगे। आप जब तक नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं। अब ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, जम के प्रैक्टिस करोगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है? इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये एक वृत्ताकार मार्ग है, जैसे होता है स्कूलों के अंदर समझने के लिए। अब यहाँ से अगर चलना शुरू करेंगे तो सोनिया अगर यहाँ से चलना शुरू करें तो सोनिया इसको घूमकर वापस आने में कितने मिनट लेंगे? 18 मिनट। यहीं से रवि अगर यहाँ से चलना शुरू करें तो रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं, आगे पीछे हो, क्योंकि रवि 12 मिनट में आ जा रहा है और सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं यहाँ तक आने में? 18। तो रवि सोनिया से आगे रहेगा। अब दोनों ने चक्कर लगाने शुरू कर दिए, दोनों चक्कर लगा रहे हैं और रवि आगे जा रहे हैं, ठीक है? और चक्कर लगाते 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 वो कह रहे हैं कि कब ऐसी स्थिति आएगी जिस समय ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि जब रवि 12 मिनट में चल रहा है, तेज भाग रहा है, ठीक है? अब ये तो एक चक्कर बहुत जल्दी पूरा कर लेगा। तब तक पता लगा जो क्या नाम है इसका, सोनिया पता लगा पीछे। अब जब तक सोनिया यहाँ पहुंचेगी रवि आगे निकल जाएगा। अब दोनों घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और कब तक चक्कर लगा रहे हैं? अपनी स्पीड से लगा रहे हैं, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, कह रहे हैं चक्कर लगा लगाते। अब आप बताओ कि कौन सी ऐसी स्थिति आएगी जिस स्थिति में कितने समय बाद दोनों एक साथ एक जगह पर होंगे, चाहे कहीं यहाँ एक साथ आ जाए, चाहे आ जाए, चाहे बात समझ आई? प्रारंभिक स्थान में मिले, जैसे मान लो 1-2 मिनट में पूरा करना है, 4 मिनट में, ठीक है? तो एक जब 4 मिनट में पूरा कर रहा है तो दूसरा वाला कितने मिनट में पूरा कर रहा है? 2 मिनट, ठीक है? अब दोनों ने चलना शुरू किया तो कितने मिनट के बाद वो दोनों एक साथ आए? ऐसे सवाल है। कुछ स्ट्रीट लाइट वाली होती है कि लाइटें जल रही है, एक 10 सेकंड बाद जलती है, एक 20 सेकंड बाद, एक 40 सेकंड बाद, कितनी देर के बाद दोनों एक साथ जलने लगेंगे। ऐसे जितने भी केस होंगे उनका एक ही आंसर है, LCM, लघुत्तम समापन। क्यों एक साथ क्यों आएंगे? क्योंकि जितना समय वो घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, वो समय उनका दोनों का क्या होना चाहिए? एलसीएम होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल। क्या होना चाहिए? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब इसके पहाड़े में भी आ जाए, उसके पहाड़े में भी आ जाए, तभी तो एक साथ आ पाएंगे दोनों, ठीक? चलिए, तो वे दोनों रवि तथा सोनिया पुनः प्रारंभिक बिंदु पर LCM किसका? 18,12, ठीक है, मिनट के पश्चात मिले, ठीक है? अब 18 हमारा का एलसीएम निकाल, 18 कितना हुआ? 2 to the power 1 10 to the power 2 लिमिट था। और 12 कितना हुआ? 2 to the power 2 to 3 to the power 12 कितना होगा? 2 की घात 2 होगा, 4 दिया 12 और ये 9 दूनी। अब निकालेंगे उनका क्या? एलसीएम कितना आएगा? दोनों में से जो बड़ी घात है वो गुणा 3 है गुणनखंड और इसकी बड़ी घात कितनी है? कितना होगा? 4 × 9 कितना होगा? 36। इसका मतलब अगर दोनों एक साथ चलना शुरू करेंगे तो प्रारंभिक स्थान पर कितनी देर के बाद आ जाएंगे? 36 मिनट के बाद। क्लियर हो गई बात?
कितने मिनट के बाद मिलेंगे? 36 मिनट। 36 मिनट के पश्चात। ऐसे जितने भी सवाल होंगे जिसमें एक जगह से दौड़ शुरू हो रही है और लौट के कितनी देर बाद सब एक साथ मिलेंगे, तो उनका आंसर एलसीएम आएगा। कुछ स्ट्रीट लाइट वाली होती है कि एक 10 सेकंड बाद, एक 20 सेकंड बाद, एक 30 सेकंड बाद जल रही है, उसका आंसर भी उनका एलसीएम निकल के आएगा। वहाँ पे लॉजिक क्या लग जाता है कि साहब स्ट्रीट लाइट 12 बजे जलनी शुरू हुई या 9:45 पे जली, ठीक है, और हर स्ट्रीट लाइट कितने सेकंड के बाद जलती है, एक 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद। बताइए सारी स्ट्रीट लाइट एक साथ किस समय जलेंगी? उस केस में जो स्ट्रीट लाइट के जलने का अंतर है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, 40 सेकंड, उसका निकालेंगे एलसीएम। उतने मिनट निकल के, सेकंड निकल के आएंगे, उसके हिसाब से घड़ी के टाइम में आपको वो ऐड करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? जैसे घड़ी में 9:45 हो रहे हैं, एलसीएम निकल के आया, पता लगा 58 मिनट, तो 9:45 से 58 मिनट कितनी देर के बाद होगा, या 9:45 से 58 सेकंड कितनी देर के बाद होगा। आपको घड़ी का समय बताने वाले सवाल भी एग्जाम में इस एलसीएम और इस वाले कंसेप्ट को मिला के चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं हम जानते हैं, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, ठीक है, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनावर्ती और कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म नहीं होता, यानी अशांत होता है, और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है अनावर्ती, ठीक है। तो अशांत, अनावर्ती जो जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या दशमलव रूप होता है, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, जितनी भी संख्याओं का वर्गमूल लगा है उन सबके मान जो निकल कर आते हैं वो कैसे होते हैं, अपरिमेय। बात समझ आ गई? या दूसरे शब्दों में हम जानते हैं परिमेय संख्याओं को किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। और जहाँ तक मुझे नहीं हो, जैसे 3/4, 5/8 बटे की जितनी भी संख्याएं हैं जिनमें बटा होता है वो कैसी संख्याएं हैं, परिमेय। लेकिन बटे में किसी के जीरो कभी भी नहीं है। तो अपरिमेय की एक परिभाषा ये भी है कि वह संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय। क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं हमारे चैप्टर का नाम है वो दो भागों में बटती हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। और जितनी भी संख्या हमने आपको बताई, नेचुरल यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों ही परिमेय होती है। ये नंबर लाइन में जो हम दिखाते हैं संख्याएं 0, 1, 2, 3, -1, -2, संख्या रेखा पे जो हम दिखा रहे हैं, ये सब संख्याएं कैसी हैं, नेचुरल। एक से लेके आगे नेचुरल, 0 को ले लोगे तो पूर्ण, और दोनों को मिला लोगे तो कैसे हो जाएंगी, पूर्णांक। चित्र बना लेना, यहाँ से प्राकृत, यहाँ से आगे 0 से मिला के चलेंगे तो पूर्ण, और सबको मिला देंगे तो हो जाएगा पूर्णांक। जब हमने संख्या रेखा बनाई ही, और रेखा पे तो हजारों बिंदु होते हैं, अगर मैं 1 और 2 को जोड़ के आधा कर दूं तो कितना हुआ, 3/2। कहाँ आएगा, बिंदु बीच में आना चाहिए। ऐसे 2 और 3 को जोड़ के आधा कर दो, 2 3 5, 5/2। इसे पॉइंट में भी लिख सकता हूँ, 2.5, तो 2.51 थोड़ा सा आगे आ जाएगा, 2.511 उससे थोड़ा आगे आ जाएगा, 2.5111 उससे थोड़ा आगे आ जाएगा। 2 और 3 के बीच में कितनी संख्याएं आ जाएंगी, ऐसे बटे वाली भी अनंती आएगी। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो, जो आएगी नहीं उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो। ऐसे करके पता लगा नंबर लाइन पे ही दो पूर्णांकों के बीच में करोड़ों संख्याएं आ सकती हैं, और वो अगर बटे में हैं उनका दशमलव 2.3 या टर्मिनेट हो रहा है, 2.5 या 2.53 या रिपीट हो रहा है, और वो भी आवर्तित के साथ में 3 ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। लाइन में बहुत बात कर चुका हूँ उसमें। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिसमें हमने वर्गमूल 2 को नंबर लाइन पे दिखाया था, संख्या रेखा पे दिखाया था, आपको ध्यान है। यहाँ पे हमने संख्या रेखा पे क्या किया था, एक 0 और 1 90 डिग्री कोण बनाया था, फिर इसमें से 1 काटा था, ये 1 ये 1 इसको जोड़ा था, और जोड़ने के बाद ये कितना आया था, 5 वर्गमूल 2, और प्रकाश लेकर हमने यहाँ पे लगाया था, तो ये कितना नंबर लाइन पे कितना आ गया, वर्गमूल। और वर्गमूल 2 का जब हम दशमलव प्रसार निकाला वो आया 1 पॉइंट कितना, 1.414, ठीक है। वो जो भी निकल कर आया वो अनावर्ती था,
और आसान था, दोनों था, अनावर्ती भी था, आसान था। वर्गमूल 2 कितना होता है? 2.14 होता है शायद, 1.732 तो वर्गमूल 3 का होता है। ठीक है, चलो आ जाएगा, निकाल के देख लेंगे। बहरहाल वो जो भी निकल के आता है वो खत्म नहीं होता, कभी वर्गमूल निकलता ही चला जाता है। ऐसी संख्याओं को जिनका कभी दशमलव भाग पूर्ण नहीं होता और उनके दशमलव में कोई संख्या रिपीट भी नहीं होती, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी हमने वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांट दिया, परिमेय और अपरिमेय। क्योंकि ये जो 3 लिखा है, तो 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ। क्यों? किसी भी संख्या के बटे में लिख सकते हो। तो यहाँ जो संख्या रेखा पे जितनी भी संख्या है उनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और ऐसी भी संख्याएं आ गई जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो पूरी संख्या रेखा जो है वो वास्तविक संख्या रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु किसी न किसी संख्या को निरूपित करता है। कोई बिंदु परिमेय को निरूपित करेगा, कोई अपरिमेय को निरूपित करेगा, कोई पूर्णांक को निरूपित करेगा, कोई आपका प्राकृत संख्या को। लेकिन प्राकृत, पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? है ना, जैसा मनुष्य है ना, मनुष्य में स्त्री पुरुष हो, ठीक है, स्त्री पुरुष में भी पता लगा जो अमेरिका वाले अलग हो गए और रशिया वाले अलग हो गए, चाइना वाले अलग हो गए, हम लोग अलग हो गए, लेकिन मेन तो सब है तो पुरुष ही है ना। ऐसी स्त्रियां अलग हैं, ऐसे स्त्री पुरुष दोनों को मिला दिया जाए तो मानव, बात समझ आई? तो ऐसे ही समझो, जैसे मानव है तो वो हो गई वास्तविक संख्या है, उनको भागा 2 भागों में, स्त्री पुरुष। ऐसे ही इसमें ये हो गया एक परिमेय और एक अपरिमेय के भी बहुत सारे प्रकार हैं और अपरिमेय के भी बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रकार आप केवल परिमेय के ही पढ़ोगे, और जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते हो वो सारी परिमेय होती हैं मोस्टली। अपरिमेय तो वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 आ गए जिनका मान नहीं निकाल पाते, वही अपरिमेय होती है, उनसे हमारी ज़्यादा डीलिंग होती नहीं है। लेकिन अब हम अपरिमेय के बारे में ही पढ़ेंगे, अपरिमेय के बारे में ही पढ़ना शुरू करना। इसमें एक परिमेय है, इसको खाली याद रखना है क्योंकि इसका मैं प्रयोग करूँ। ठीक है, आपकी किताब में भी दे रखा है परिमेय नंबर 1.3। कोई अभाज्य संख्या p है, ठीक है, किसी अभाज्य संख्या द्वारा या अभाज्य संख्या, यदि अभाज्य संख्या a² का गुणनखंड है तो क्या होना चाहिए? p a को विभाजित, तो p a का भी बात, कोई अभाज्य संख्या अगर a⁴ का गुणनखंड है, दूसरे शब्दों में गुणनखंड वही होता है जो विभाजित कर देता है। किताब में विभाजित लिखा है कि p जो है a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। 2 अगर 8 का गुणनखंड है तो 2 8 को विभाजित करेगा। बात समझ आ रही? तो यदि p a⁴ को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। कब? केवल और केवल तब जब p कैसी संख्या होगा? धनात्मक, अभाज्य संख्या। केवल ये वाला नियम जो है अभाज्य संख्या के लिए है, ऐसे कि p अगर अभाज्य संख्या है कोई और वो किसी संख्या के वर्ग को भाग कर रही है तो वो संख्या को भी पूरा पूरा भाग करेगी। यहाँ पर अब हम सिद्ध करेंगे प्रश्नावली 1.2 नई किताब में है और पुरानी में है ये 1.3। ओ का मतलब ओल्ड, एन का मतलब न्यू। पहला ही सवाल है, ये बोर्ड में हर साल आता है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय। ये हमारा सवाल, इसका वीडियो अलग से बना दें।